हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं यूनिट 5 का, इसका हमारा आज का टॉपिक है कॉशी इंटीग्रल थ्योरम। इससे पहले हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में लाइन इंटीग्रल निकालना सीख चुके हैं और आज हम इस थ्योरम पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कॉशी इंटीग्रल थ्योरम हमारे पास क्या है। लेकिन इस थ्योरम पर जाने से पहले हम कुछ सिंपल डेफिनेशंस देखेंगे कि हमारे पास जो यहाँ रीजन है, कुछ हम ऐसे टर्म्स अभी यूज करने जा रहे हैं, सिंपल कनेक्टेड रीजन या मल्टीपल कनेक्टेड रीजन। तो सिंपल कनेक्टेड रीजन क्या है, मल्टीपल कनेक्टेड रीजन क्या है, बस हमें यहाँ ये समझना है। इसके बाद हम ये थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं सिंपल कनेक्टेड रीजन। तो सिंपल कनेक्टेड रीजन जैसे हम एक कह देते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। जैसे अगर मैं यहाँ एक कर्व ड्रॉ कर दूं, सिंपल क्लोज्ड कर्व, तो हम उसे सिंपल कनेक्टेड रीजन कह सकते हैं। बस इसमें कंडीशन क्या है कि उस रीजन के अंदर कोई होल नहीं होना चाहिए। इसका मीनिंग या फिर कर्व क्रॉस नहीं करने चाहिए आपस में। तो जैसे अभी आपने ये कहा कि आपने ये एक रीजन ड्रॉ कर दिया, ये आपने एक रीजन ले लिया दिस। तो ये जो रीजन आपने लिया है, इसका अंदर का ये जो रीजन है, ये इस रीजन को आप क्या कहेंगे, सिंपल कनेक्टेड रीजन। इस रीजन में कोई होल नहीं है या इसकी बाउंड्री ने अपने आप को कहीं पर भी क्रॉस नहीं किया है। तो ऐसे एक रीजन कहलाते हैं सिंपल कनेक्टेड। या फिर हम इस तरह से कोई रीजन बना दें, ये रीजन बना दें, तो देखिए इसकी बाउंड्री ने अपने आप को क्रॉस किया। तो ये सिंपल कनेक्टेड रीजन, ये रीजन नहीं है और ये रीजन आपके पास होगा सिंपल कनेक्टेड रीजन। और अगर रीजन आपका सिंपल कनेक्टेड रीजन नहीं है, तो ऐसे रीजन कहलाते हैं मल्टीपल कनेक्टेड रीजन। या फिर हम ये भी कह सकते हैं वो रीजन जिसमें होल्स हो, तो ऐसे रीजन कहलाते हैं मल्टीपल कनेक्टेड रीजन। जैसे आपने एक ये रीजन ड्रॉ किया, मैं एक रीजन ड्रॉ करती हूँ, ये एक रीजन ले लिया। अगर मैं सिर्फ इतना ड्रॉ करूं तो ये मेरे पास सिंपल कनेक्टेड रीजन है। लेकिन अगर इस रीजन के अंदर यहाँ आपने एक कर्व और ड्रॉ कर दिया, एक होल बना दिया, लेट सी वन, एक होल आपने ये बना दिया, लेट सी टू, एक होल आपने ये बना लिया, दिस इज सी थ्री। तो ये जो रीजन है ये मल्टीपल कनेक्टेड रीजन है। तो ऐसे रीजन जिसमें होल एग्जिस्ट कर जाए उसे आप मल्टीपल कनेक्टेड रीजन कहते हैं। अब मल्टीपल कनेक्टेड रीजन को आप सिंपल कनेक्टेड रीजन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हम आगे थ्योरम्स में इसका थोड़ा सा बेसिक लेने जा रहे हैं। जैसे मेरे पास ये एक रीजन मैंने लिया और मैंने इसमें एक होल बना दिया, दिस इज C1। ये एक होल बना दिया C1। अब ये तो मल्टीपल कनेक्टेड है, लेकिन इस मल्टीपल कनेक्टेड को सिंपल कनेक्टेड रीजन में अगर मुझे चेंज करना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हम एक कट अप्लाई करेंगे। देखिए मैं यहाँ करके दिखाती हूँ आपको किस तरह से आप कर रहे हैं। आप यहाँ पर एक कट अप्लाई किया कि आपने यहाँ से यहाँ तक इसे कट कर दिया, ये आपने कट लगा दिया, ये कट लग गया। तो अब जब ये कट लग गया तो ये रीजन कन्वर्ट हो गया आपका सिंपल कनेक्टेड रीजन में। कैसे कि आपने इस कर्व की बाउंड्री पर इस तरह से चलना शुरू किया, फिर आप इस कट पर आए, कट से आप सेकंड कर्व C1 पर चले गए, C1 पर आप चले, C1 से चलकर फिर आप इसी कट पर बाहर निकले और इस कट से बाहर निकलते हुए फिर इसी कर्व पर आ गए और ये कर्व चलते चलते फिर आप दोबारा से आपने इसे सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट किया। तो इस तरह से आप मल्टीपल कनेक्टेड रीजन को सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग कट। तो इसे हम कहते हैं मल्टीपल कनेक्टेड रीजन। तो हम यहाँ पर लेते जा रहे हैं अब थ्योरम। तो हमारे पास जो थ्योरम है वो है कॉशी इंटीग्रल थ्योरम। तो कॉशी इंटीग्रल थ्योरम के अकॉर्डिंग सबसे पहले एग्जाम में किस तरह से इसके क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में आता है स्टेट एंड प्रूव कॉशी इंटीग्रल थ्योरम। तो स्टेट एंड प्रूव के लिए ये स्टेटमेंट आपको याद होने चाहिए और साथ में मैं इसका लेने जा रही हूँ प्रूफ। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, मीनिंग जो यहाँ फंक्शन दिया गया है वो एनालिटिक है। और आपको पता है एनालिटिक फंक्शन हमने कहाँ पढ़ा है, यूनिट 4 में पढ़े हैं। और ऐसे फंक्शन जो डिफरेंशिएबल हो या हमने CR इक्वेशन की हेल्प से देखे हैं कि वो फंक्शन जो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो ऐसे फंक्शन हमारे पास एनालिटिक होते हैं। एंड f dash z is continuous at each point within and on a closed curve C, then integration along closed curve C f z dz equals to 0।
अब यहाँ इसने कहा सिंपल क्लोज्ड कर्व मीनिंग सिंपली कनेक्टेड रीजन की बात की, तो हमने सिंपल क्लोज्ड कर्व कैपिटल सी ले लिया जो यहाँ पर एक शो हो रहा है। इस पर हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ये इंटीग्रेशन हमारे पॉजिटिव होते हैं। आपने ये क्लोज्ड कर्व लिया, ये इसके अंदर का रीजन आर से शो किया। अब इस रीजन के अंदर जितने भी यहाँ पॉइंट्स हैं, जो भी यहाँ पॉइंट्स आ रहे हैं, इन सारे पॉइंट्स पर जो गिवन फंक्शन है वो फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है, और जो उसकी डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस है। अगर ऐसी कंडीशन है तो अगर हम इंटीग्रेशन अलोंग क्लोज्ड कर्व सी ऐसे फंक्शन का ले तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, वो इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी 0। तो चलिए इसका प्रूफ लेते हैं। अब प्रूफ के अकॉर्डिंग बहुत सिंपल सा इसका प्रूफ है। तो प्रूफ के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपके पास जो रीजन है वो बाउंडेड बाय है कैपिटल सी, सिंपल क्लोज्ड कर। यहाँ पर आपने एक फंक्शन कंसीडर किया, फंक्शन है एफ जेड, और आप जानते हैं हम एफ जेड कंसीडर करते हैं u प्लस आई वी। अब आपके पास ये जो फंक्शन है u प्लस आई वी, और आप इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या निकाल रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन ले रहे हैं अलोंग क्लोज्ड कर्व सी, और साथ में फंक्शन लिखा आपने एफ जेड इंटू डी जेड। अब यहाँ पर आप एफ जेड की वैल्यू पुट कर लीजिए, इंटीग्रेशन अलोंग क्लोज्ड कर्व सी, एफ जेड की आपने वैल्यू पुट करी u प्लस आई वी, और डी जेड ये भी हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। तो डी जेड की वैल्यू क्या होगी, देखिए z आप लेते हो x प्लस आयोटा y, तो dz आपके पास क्या बन गया, dz आपके पास आ गया dx प्लस आयोटा dy, ये आपके पास आ गया dz। तो आप यहाँ पर dz की वैल्यू रख लो, दिस इज dx प्लस आयोटा dy। अब आपको क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई हम दोनों ब्रैकेट की करते हैं। तो जब आप इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इंटीग्रेशन अलोंग क्लोज्ड कर्व सी, तो देखिए फर्स्ट टर्म आपको मिल गया यू डी एक्स प्लस का आई यू डी वाई प्लस आई वी डी एक्स, और आयोटा स्क्वायर बन के माइनस साइन, नेक्स्ट टर्म आपको मिल गई माइनस का वी डी वाई। यहां से हमने क्या किया, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट का सेपरेशन कर लिया। तो इंटीग्रेशन अलोंग क्लोज्ड कर्व सी, अगर हम इसका रियल पार्ट ले लें तो ये बन गया यू डी एक्स माइनस का वी डी वाई। क्लियर। इसके बाद हमने इसका इमेजिनरी पार्ट लिया आयोटा, और आयोटा के पास यहाँ पर बनता है यू डी वाई प्लस का वी डी एक्स, ये आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने सेपरेट किया इंटीग्रेशन के अंदर। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का भी सेपरेशन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन का जब आप सेपरेशन कर लेंगे तो देखिए दो इंटीग्रेशन आप ले सकते हैं। फर्स्ट रियल के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने ले लिया यू डी एक्स माइनस का वी डी वाई, और सेकेंड इंटीग्रेशन आपने ले लिया आयोटा, सेकेंड इंटीग्रेशन फिर से अलोंग क्लोज्ड कर्व सी, और यहाँ आपने बना लिया यू डी वाई प्लस का वी डी एक्स। ये दो इंटीग्रेशन आपने फॉर्म कर लिए। अब इसके बाद चलते हैं कि देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया है। क्वेश्चन में उसने कहा दो चीजें कही है कि फंक्शन एक तो एनालिटिक है, दूसरा एफ डैश जेड आपके पास कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि एफ डैश जेड इज कॉन्टिन्यूअस। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये क्या इंप्लाइज करेगा कि जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स या डेल यू अपॉन डेल वाई, क्योंकि एफ जेड को क्या लिख रहे हो यू प्लस आई वी, तो उसके जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो भी आपके पास कॉन्टिन्यूअस होंगे। ये ऑल डेरिवेटिव्स आर कॉन्टिन्यूअस, ये सारे के सारे डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस हैं। तो अगर ये डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस है तो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में एक थ्योरम पढ़ी थी, ग्रीन थ्योरम। अब इस ग्रीन थ्योरम के अकॉर्डिंग थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कहती है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन, शायद आपको याद हो, तो चलिए सबसे पहले ग्रीन का स्टेटमेंट बताती हूँ, उसके बाद मैं इस थ्योरम्स को अप्लाई करूंगी। तो ग्रीन थ्योरम के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा था, हमने वहां क्लोज्ड कर्व सी लिया था और एक स्टेटमेंट पढ़ा था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, दिस इज इक्वल्स टू, ये कन्वर्ट हो गया डबल इंटीग्रेशन सरफेस के अंदर चला गया
और यहाँ पर आया del n अपॉन del x माइनस का del m अपॉन del y dx dy। जहां पर ये c क्या था, c था आपके पास क्लोज्ड कर्व एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इस क्लोज्ड कर्व ने जो रीजन बाउंड किया, जो सरफेस बाउंड किया, उसे हमने डिनोट किया था कैपिटल S से। यहाँ पर ये थ्योरम हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, जहां पर ये जितने पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं ये कॉन्टिन्यूअस हैं। इसी थ्योरम को हम अपने इस पर इंटीग्रेशन पर अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्लोज्ड कर्व C है जिसने एक रीजन को बाउंड किया हुआ है कैपिटल R। तो चलिए थ्योरम का अप्लाई करते हैं। अब थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपको एक चीज ध्यान से देखनी होगी, जो dx के साथ रखा फंक्शन है वो है कैपिटल M, और जो dy के साथ रखा फंक्शन है वो है कैपिटल N। ये कन्वर्ट होगा डबल इंटीग्रेशन में। n को आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और m को आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y। बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप अपने इंटीग्रेशन को चेंज करोगे। तो चलिए चेंज करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास चलता है इंटीग्रेशन अलोंग क्लोज्ड कर्व C f z dz। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है, तो यहाँ डाल लेती हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर मैं चेंज करने जा रही हूँ इक्वेशन 1 को। दिस इज, ये कन्वर्ट हो गया डबल इंटीग्रेशन और हम रीजन R में पहुंच गए। अब यहाँ पर m dx प्लस n dy को ढूंढो। dx आपके साथ है u और dy मतलब n की वैल्यू है माइनस का v। आपको लिखना है del n अपॉन del x, मीनिंग माइनस का del v अपॉन del x माइनस साइन। अब लिखना है del m अपॉन del y, और m अब आपके पास क्या है u, so del m upon del y is del u upon del y। del m upon del y is del u over del y dx dy। ये मैंने फर्स्ट पार्ट में थ्योरम को अप्लाई किया प्लस आयोटा। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पर फिर से ढूंढिए dx के साथ जो टर्म रखी होगी वो होगी m, और जो dy के साथ टर्म रखी होगी वो टर्म होगी आपके पास n। तो आयोटा सिंगल इंटीग्रेशन फिर से डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हुआ, रीजन R में जा रहे हैं। फर्स्ट आप लिख रहे हैं del n अपॉन del x, मीनिंग del u अपॉन del x माइनस del m अपॉन del y, और m है v, सो del m अपॉन del y इज del v अपॉन del y, और ये कन्वर्ट हो गया dx dy। हमने डायरेक्टली ग्रीन थ्योरम यहाँ पर अप्लाई की। अब देखिए क्वेश्चन में एक चीज और दी है। क्वेश्चन में कहा गया कि फंक्शन कैसा है, फंक्शन है एनालिटिक, और अगर फंक्शन एनालिटिक है तो एनालिटिक की कंडीशन क्या है, उसने कहा फंक्शन इज एनालिटिक। अगर एनालिटिक है तो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, मीनिंग ux इक्वल्स टू vy। ux क्या मतलब है, मैंने लिखा ux, मीनिंग मैं आपसे कह रही हूँ del u अपॉन del x इक्वल्स टू किसके होगा, del v अपॉन del y के होगा। सेकेंड CR इक्वेशन uy इक्वल्स टू माइनस vx, इसका मीनिंग मैं आपसे कह रही हूँ कि जहां del u अपॉन del y है वो किसके इक्वल आएगा, माइनस का del v अपॉन del x। अब ये दोनों कंडीशन यहाँ पर देखिए अप्लाई करके, डबल इंटीग्रेशन del v अपॉन del x, सो माइनस del v अपॉन del x किसके इक्वल लिख दूं, del u अपॉन del y के इक्वल लिख देते हैं। CR इक्वेशन का यूज कर लिया, सो del u अपॉन del y अपॉन माइनस में del u अपॉन del y dx dy। तो आप देख रहे हैं ये तो कैंसिल हो गया, जीरो में कन्वर्ट हो गया फर्स्ट इंटीग्रेशन। तो आयोटा सेकेंड इंटीग्रेशन पर आ जाते हैं, del u अपॉन del x इक्वल्स टू del v अपॉन del y। फर्स्ट CR इक्वेशन अप्लाई हो गई, तो del u अपॉन del x की वैल्यू मैंने पुट कर दी del v अपॉन del y बाय यूजिंग CR इक्वेशन। तो ये भी आप देख रहे हैं कि सेकेंड पार्ट जो था इंटीग्रेशन का वो भी खत्म हो गया, वो भी जीरो में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए दोनों ही पार्ट वैनिश हो गए, जीरो में कन्वर्ट हो गए। तो अब आपके पास बचा क्या, आपके पास रिजल्ट कितना आ गया, जीरो। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो रिजल्ट आ गया आपके पास जीरो। और यही आपको प्रूव करना था कि अगर आपके पास कोई फंक्शन एनालिटिक है रीजन के अंदर तो उसका इंटीग्रेशन क्या आता है, हमेशा
जीरो आता है। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसका प्रूफ अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इस प्रूफ को तैयार करें जो सिर्फ बेस्ड है ग्रीन थ्योरम पर, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी। तो आई थिंक ये प्रूफ आपको समझ आ गया होगा। अब इस प्रूफ के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन पर अप्लाई करके दिखाती हूँ कि मान लीजिए यहाँ तक तो प्रूफ कंप्लीट हो गया, ये प्रूफ आपका कंप्लीट हो गया यहाँ तक। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, आपसे कहा जाए इवैल्यूएट इंटीग्रेशन सी e raised to the power minus z upon z minus 1 dz। इसकी वैल्यू निकालो, इवैल्यूएट करो। जहां पर क्लोज्ड कर्व मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया कि मॉड z इक्वल्स टू हाफ है, ये क्लोज्ड कर्व की इक्वेशन मैंने आपको दे दी। मॉड z इक्वल्स टू हाफ, तो इंपॉर्टेंट रोल किसका है? क्लोज्ड कर्व का है। मॉड z इक्वल्स टू हाफ, ये किसका इक्वेशन है? तो हमने इससे भी पहले एक बेसिक में, जहां हमने फोर्थ यूनिट शुरू की थी, वहां हमने बेसिक में एक सर्किल का इक्वेशन बताया था। क्या बताया था? मॉड ऑफ z माइनस z नॉट इक्वल्स टू r, इट्स अ इक्वेशन ऑफ सर्किल। जहां z नॉट किसको रिप्रेजेंट करता है? सर्किल के सेंटर को रिप्रेजेंट करता है, और ये आपको देता है सर्किल का रेडियस। दिस इज रेडियस। अब इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर मुझे दे दिया गया मॉड z इक्वल्स टू हाफ, मीनिंग मॉड z माइनस 0 इक्वल्स टू हाफ। तो मुझे सर्किल का सेंटर तो यहाँ नजर आ गया, कितना है सर्किल का सेंटर, मीनिंग z नॉट आपके पास यहाँ जो सेंटर है सर्किल का, वो सेंटर आ गया, जिसे मैं यहाँ लिख देती हूँ। z नॉट इक्वल्स टू आपको 0 मिल गया, मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट तो 0 0 है, और इस सर्किल की रेडियस कितनी दे दी? हाफ। आपने यहाँ पर एक सर्किल को ड्रॉ कर लिया। चलिए एक सर्किल को ड्रॉ करते हैं, आप तो अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। ये आपने सर्किल को यहाँ ड्रॉ कर दिया, ये सर्किल आपने बना लिया जिसका सेंटर तो 0 0 पर, रेडियस हाफ, तो ये यहाँ पर हाफ पे कट कर जाएगा, और ये माइनस हाफ पर यहाँ कट कर जाएगा। ये तो सर्किल दिया उसने कैपिटल सी। अब यहाँ जो फंक्शन आप यहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये फंक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर ये फंक्शन एनालिटिक है तो इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी बाय यूजिंग कॉशी इंटीग्रल थ्योरम। यही अभी आपने यहाँ पढ़ा है कि अगर ये अंदर वाला फंक्शन एनालिटिक है इस रीजन के अंदर, तो इंटीग्रेशन 0 आना चाहिए। अब हमारे पास ये रोल दो चीजों का हमेशा क्वेश्चन में रहेगा, एक तो फंक्शन जो आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, दूसरा जो आपको रीजन दिया है। तो रीजन तो क्लियर हो गया, अब इस फंक्शन पर आ जाते हैं, फंक्शन को देखते हैं। इस फंक्शन की सिंगुलैरिटी क्या है, या ये कहूं कि ये फंक्शन किस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है, इसका सिंगुलर पॉइंट क्या है। तो सिंगुलर पॉइंट या सिंगुलैरिटी निकालने के लिए हमेशा डिनोमिनेटर को 0 के साथ इक्वेट कर दो, क्योंकि जिस पॉइंट पर फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है उस पॉइंट पर तो फंक्शन एनालिटिक हो ही नहीं सकता। तो आपने डिनोमिनेटर को 0 के साथ इक्वेट किया, z माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो z की वैल्यू आ गई आपके पास 1। ये फंक्शन का निकल के आ गया सिंगुलर पॉइंट। अब z इक्वल्स टू 1 मार्क कर लो एक्सिस पे, हाफ तक तो यहाँ है, एक्स एक्सिस पे थोड़ा और आगे चलेंगे तो मान लीजिए ये जो पॉइंट आ गया निकल के, वो z इक्वल्स टू 1 आ गया। आप कहेंगे ये जो फंक्शन दिया गया है हमें क्वेश्चन के अंदर, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन सिर्फ z इक्वल्स टू 1 पर एनालिटिक नहीं है। सिर्फ z इक्वल्स टू 1 इसका सिंगुलर पॉइंट है, और तो कोई पॉइंट नहीं है। तो z इक्वल्स टू 1 तो हमारे रीजन में आता ही नहीं है। हमारा रीजन क्या है? हमारा रीजन तो हाफ रेडियस का सर्किल है, तो हमें तो सिर्फ अपना रीजन देखना है। तो अपने इस रीजन में तो ऐसा कोई सिंगुलर पॉइंट आया ही नहीं, तो यह मैं ये कहूं कि जो इसकी सिंगुलैरिटी है वो रीजन के बाहर चली गई। तो यहाँ लिख देती हूँ z इक्वल्स टू 1, लिख सकते हैं आप लाई आउटसाइड सर्किल। हमें तो सिर्फ सर्किल देखना है, हमें तो अपने रीजन में ही चेक करना है। तो हमारे रीजन के अंदर तो फंक्शन एनालिटिक हुआ, तो अगर ये फंक्शन एनालिटिक है हमारे रीजन के अंदर, e रेज टू द पावर माइनस z अपॉन z माइनस 1 एनालिटिक, किसमें एनालिटिक है? इन रीजन जो हमें दिया गया है रीजन, और हमें रीजन क्या दिया गया है? मॉड z इक्वल्स टू हाफ। अगर ये एनालिटिक है और हमसे इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछी जा रही है, तो बाय कॉशी इंटीग्रल थ्योरम इस इंटीग्रेशन का आंसर 0।
So integration along closed curve C, e raised to the power minus z upon z minus 1 dz equals to 0. और थ्योरम का नाम भी स्पेसिफाई करके आइएगा एग्जाम में, बाय यूजिंग कॉशी इंटीग्रल थ्योरम, क्योंकि फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है। और अगर किसी क्वेश्चन में ये z इक्वल्स टू 1 इस सर्किल के अंदर आ जाता, इस रीजन के अंदर आ जाता, तब वहां आप कॉशी इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो कॉशी इंटीग्रल थ्योरम सिर्फ वहीं अप्लाई करेंगे या उन इंटीग्रेशन का वैल्यू आप जीरो कहेंगे जिस रीजन के अंदर फंक्शन क्या हो जाए, एनालिटिक हो जाए। तो इस तरह से आप थ्योरम का यहाँ पर यूज करेंगे। अब हम इसके बाद चलते हैं इसका एक्सटेंशन, जो हम आगे के क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे। तो एक्सटेंशन का प्रूफ मैं आपको यहाँ नहीं बता रही हूँ, मैं डायरेक्टली स्टेटमेंट बता रही हूँ कि अगर हमारे पास मल्टीपल कनेक्टेड रीजन आ जाए तो कॉशीज थ्योरम का एक्सटेंशन क्या है। तो एक्सटेंशन ऑफ कॉशी थ्योरम टू मल्टीपल कनेक्टेड रीजन, थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि अगर एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है इन रीजन आर, रीजन तो हमने आर ही लिया, लेकिन रीजन आर कैसा ले लिया, मल्टीपल कनेक्टेड, मतलब मल्टीपल कनेक्टेड रीजन अभी इसीलिए डिफाइंड किया, ऐसा रीजन जिसमें होल हो। तो यहाँ पर मैंने एक रीजन कंसिडर किया, इस रीजन की बात कर रही हूँ, दिस रीजन आर, इसकी बात। अब ये रीजन किससे बाउंडेड है, C1 एंड C2। ये जो C2 लिया है ये एक होल है, रीजन के अंदर एक होल कर दिया। अगर ऐसा केस है और फंक्शन इस रीजन के अंदर, ये जो रिंग सा आपको येलो कलर का नजर आ रहा है, इस रिंग के अंदर फंक्शन मेरा एनालिटिक है, अगर इस रिंग में मेरा फंक्शन एनालिटिक है, तब वहां पर इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन अलोंग क्लोज्ड कर्व C1, ये जो बाहर वाला बड़ा सर्किल है, fz dz इक्वल्स टू इंटीग्रेशन अलोंग C2 fz dz। और जितने भी इंटीग्रेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंटीग्रेशन क्या आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। तो यहाँ पर हम किस तरह से कन्वर्ट किया है, जो मल्टीपल कनेक्टेड रीजन है उसे सिंपली कनेक्टेड रीजन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाय यूजिंग कट। तो मैंने एक कट लगाया, सबसे पहले हम C1 पर चले, एक कट लगाया है ए बी, और यही बी ए, इसे यही दे रही हूँ, कट का नाम है, बस मैंने शो कर दिया कि ये कट है। C1 पर चले, ए पर पहुंचे, ए से बी चले, बी पर पहुंचे, बी से हम चलकर C2 पर आए, C2 पर मूव किया, C2 पर चलते चलते फिर हम यहाँ बी पर आ गए, इस कट के थ्रू बाहर निकले, ए पर आए, हम C1 पर आकर चलते चलते फिर ए पर आ गए। मतलब एक सिंपल क्लोज्ड कर्व में कन्वर्ट कर लिया कि पेन को उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, अब हमें हम डायरेक्टली पूरी बाउंड्री पर मूव कर गए। अब हमने अपने रीजन को सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन पूछा गया कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड निकालो, तो एक्चुअली इंटीग्रेशन हम कैसे कैसे चले, हमने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल इससे पहले लेक्चर में पढ़ा है, पाथ पर चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं हम पाथ पर, सबसे पहले C1 पर चले, C1 पर चलने के बाद हम ए से बी चले, ए से बी चलने के बाद हम C2 पर चले, C2 पर चलने के बाद हम बी ए चले, बी ए पर आए, इसी तरह पाथ पर चले। अब इस पाथ पर चलते चलते अब आप देखो, ए से बी चले और बी से ए चले, पहले ए टू बी गए और फिर बी टू ए आए, तो दोनों पर इंटीग्रेशन तो सेम ही है ना, सिर्फ डायरेक्शन ही तो डिफरेंट है। तो इसका मीनिंग ए टू बी और बी टू ए की जो भी वैल्यू आएगी वो आपस में नेगेटिव आएगी, क्योंकि डायरेक्शन ही तो डिफरेंट हुई, ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या, C1 पर और C2 पर बचेगा। अब क्योंकि इस रीजन में तो फंक्शन एनालिटिक है, इसका आंसर तो कितना आएगा, 0। अब आप C1 पर चल रहे हो प्लस C2 पे चल रहे हो, आंसर 0। अब जरा सोच के देखो, C1 पर कौन से डायरेक्शन में चले हो, C1 पर तो चले हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या तो चले हो एंटी क्लॉकवाइज, और C2 पर किस डायरेक्शन में चले हो, C2 पर चले हो क्लॉकवाइज। अगर C2 की भी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज ले लूं तो कितना डिफरेंस आएगा, माइनस का ही तो डिफरेंस आएगा, डायरेक्शन ही तो चेंज हुई है। तो यहाँ पर और आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है 0 आ रहा है इसका आंसर। तो इसीलिए यहाँ स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि इंटीग्रेशन अलोंग C1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन अलोंग C2। तो हम यहाँ पर मल्टीपल कनेक्टेड रीजन पर इस तरीके से थ्योरम को अप्लाई करते हैं।
और इसीलिए इस थ्योरम में एक चीज और आपको बता दूं, क्योंकि आगे के थ्योरम में मैं क्वेश्चन में यूज करने जा रही हूँ। ये आपके पास क्लोज्ड कर्व आ गया सी। इसके अंदर मैंने अगर दो होल बनाए C1 और एक होल मैंने और बना दिया, दिस इज C2, ये होल बना दिया। ठीक, यहाँ पर अगर मैं कॉशी इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई करूं, फिर से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही दिखा रहे हैं हम यहाँ पर, सब में एंटी क्लॉकवाइज। और अगर मैं इस पे कॉशी इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई करूं तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ बनेगा इंटीग्रेशन अलोंग क्लोज्ड कर्व सी एफ जेड डी जेड, दिस इज इक्वल्स टू, अब दो होल है, दिस इज C1 एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन अलोंग C2 एफ जेड डी जेड। तो कॉशी इंटीग्रल थ्योरम का एक्सटेंशन ये आपको लिखना आना चाहिए। सिंपल से कहें, जो बाहर का कर्व है और जो अंदर छोटे छोटे होल हैं, तो बाहर कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड ये कन्वर्ट हो जाता है इंटीग्रेशन अलोंग C1 स्मॉल कर्व प्लस इंटीग्रेशन अलोंग C2 एफ जेड डी जेड। क्योंकि जब हम, जैसे यहाँ पर भी आपको बताया कि जब हम इसे सिंपल क्लोज्ड कर्व में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ इंटीग्रेशन क्लॉकवाइज आ जाता है, कुछ एंटी क्लॉकवाइज। तो इंटीग्रेशन के आंसर्स तो वही रहेंगे, सिर्फ डिफरेंस किसका आ जाता है, माइनस साइन का, और वो इजीली अपने आप इस स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। प्रूफ मैंने यहाँ नहीं लिया, जस्ट आपको एक आइडिया दे दिया कि यहाँ पर ये वैल्यू 0 है, तो ये वैल्यू एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज किस तरह से बना। तो इस तरीके से आप कॉशी इंटीग्रल थ्योरम इन एक्सटेंशन या इन मल्टीपल कनेक्टेड रीजन में इस तरह से आप यूज करेंगे, क्योंकि आगे हम क्वेश्चंस में इसको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन यहाँ लेते हैं। ये हमारा AKTU में ही आया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने प्रॉपर तरीके से लिख दी है कि क्वेश्चन में कहा गया स्टेट एंड प्रूव कॉशी इंटीग्रल थ्योरम। तो यहाँ तो वही पार्ट करना है जो भी आपको कराया, स्टेटमेंट और उसका प्रूफ जो भी कराया है बेस्ड ऑन ग्रीन थ्योरम, ये तो पार्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। आगे उसने इसी थ्योरम के साथ एक क्वेश्चन को अटैच करा एंड हेंस इवेलुएट। अब ये करके दिखाती हूँ। उसने कहा भाई इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालो, और इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन दे दिया जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 अपॉन जेड माइनस 2 डी जेड, और साथ में उसने कर्व दे दिया मॉड जेड इक्वल्स टू 3/2। तो जब भी हम इस तरह के इंटीग्रेशन पर काम करते हैं, दो चीजें इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इज रीजन, सेकंड इज फंक्शन। तो सबसे पहले तो हम अपने रीजन को एनालाइज कर रहे हैं कि रीजन क्या है। रीजन मेरे पास फिर से सर्किल है, और सर्किल क्या है, ये रीजन आपके पास सर्किल है। सर्किल की इक्वेशन है मॉड जेड, तो मॉड जेड माइनस 0 इक्वल्स टू 3/2 लिख सकती हूँ, जिसका सेंटर आपके पास कितना है, 0 पर है, ये सर्किल का सेंटर है। और ये सर्किल की आपके पास आ गई रेडियस। तो पूरे यूनिट के अंदर सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन को माइंड में रखिएगा, क्योंकि इसके अदर देन कोई और कर्व तो बहुत रेयर केस में कहा जाए कि कहीं कोई स्क्वायर दे दिया, कहीं कोई ट्रायंगल दे दिया, लेकिन हर क्वेश्चन के अंदर आपको सर्किल मिलेगा जिसमें आप इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कन्वर्ट करें, सेंटर और रेडियस फाइंड आउट कर लें। तो यहाँ से आपने एक सर्किल को ड्रॉ कर रहे हैं, तो चलिए सर्किल को यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपने सर्किल को ड्रॉ किया, जिसका हम सेंटर किस पर लेने जा रहे हैं, सेंटर हमारा है 0 0 पर। तो मैं इसका सेंटर दिखा देती हूँ कि इसका सेंटर मैंने मार्क किया, ये सेंटर मैंने मार्क कर लिया 0 पर। और रेडियस कितनी दी है, रेडियस है 3/2, इसका मीनिंग ये यहाँ पर 3/2 पर कट करेगा और ये यहाँ -3/2 पर कट करेगा। ये तो आपने सर्किल को ड्रॉ किया। अब इम्पॉर्टेंट है किसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हो, उस फंक्शन को लिख लो। जिसका इंटीग्रेशन आप करने जा रहे हैं वो फंक्शन है जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 डिवाइडेड बाय z माइनस 2। अब इसके सिंगुलर पॉइंट्स निकाल लो, सिंगुलैरिटीज फाइंड आउट कर लीजिए। सिंगुलैरिटीज, अब सिंगुलैरिटी कहें मतलब वो पॉइंट जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट। तो सिंगुलैरिटीज निकालने का क्या तरीका है कि डिनोमिनेटर को पुट कर दो 0 पर। डिनोमिनेटर कितना है, z माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो आपको पॉइंट मिल गया z इक्वल्स टू 2, ये पॉइंट आपको मिल गया। आप चाहे तो अपने पॉइंट पर खुद देखो, अगर z की जगह 2 रख दो तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है।
अब z इक्वल्स टू 2 को अपने सर्किल पर मार्क करो। z इक्वल्स टू 2 कह रहे हो, इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? रियल पार्ट तो 2 है और इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, 0 है। तो 2,0 3/2 के आगे चलेगा। तो ये x एक्सिस पर मान लीजिए ये पॉइंट आपके पास आ गया, इसे छोटे सर्किल से क्लोज कर देते हैं। ये पॉइंट आ गया z इक्वल्स टू 2 का पॉइंट, ये हमारे पास है सिंगुलर पॉइंट। अब हमें तो देखना है अपना रीजन, हमारा तो ये रीजन है। क्या हमारे रीजन में कोई सिंगुलैरिटी आई? नहीं, सिंगुलैरिटी तो रीजन के बाहर पहुंच गई। तो हमने लिखा z इक्वल्स टू 2 लाई आउटसाइड द रीजन। हमें तो सिर्फ अपने रीजन से मतलब है, और अगर ये आउटसाइड द रीजन है तो इसका मीनिंग हमें जो ये फंक्शन दिया गया है, ये जो फंक्शन है, तो ये हमारा पास फंक्शन कैसा है? फंक्शन इज एनालिटिक। सिर्फ एनालिटिक लिखकर काम नहीं चलेगा। एनालिटिक किस में? एनालिटिक इन गिवन रीजन, जो हमें रीजन दिया गया। तो एनालिटिक इन रीजन mod z इक्वल्स टू 3/2। इस रीजन में हमारा फंक्शन एनालिटिक हो गया। और अगर हमारा फंक्शन एनालिटिक हो गया तो हम कॉशी इंटीग्रल थ्योरम से इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू लिख सकते हैं। सो z² प्लस 5z प्लस 6 डिवाइडेड बाय z माइनस 2dz की वैल्यू कितनी आ गई? 0। और एग्जाम में बताकर आएंगे कौन सी थ्योरम से लिख रहे हैं। कॉशी इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई हो गई, क्योंकि फंक्शन क्या हो गया? फंक्शन हो गया एनालिटिक हो गया। तो आई थिंक आपको इस तरह से थ्योरम अप्लाई करना क्लियर हो गया होगा। देखो, इंटीग्रेशन नहीं करना है यहाँ पर। इंटीग्रेशन करने के लिए थ्योरम अप्लाई की है, सिर्फ इतना चेक करना है क्या रीजन के अंदर फंक्शन एनालिटिक है। अगर एनालिटिक है तो इंटीग्रेशन की वैल्यू डेफिनेटली 0, और अगर फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो दूसरी थ्योरम्स अप्लाई होंगी, जो आगे के हम नेक्स्ट लेक्चर में कंसीडर करेंगे। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर मैंने किस तरीके से थ्योरम पर क्वेश्चन, या ये कहूँ क्वेश्चन पर ये मैंने थ्योरम अप्लाई करी। बस इसका आप यहाँ पर प्रूफ तैयार कर लीजिएगा, प्रूफ इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच।